हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ आश्रय कसौदन एंड हम डिस्कस कर रहे हैं ठाकुर पब्लिकेशन की बुक पोएट्री एंड ड्रामा 2, जो कि राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले के जो हमारे वीडियोस रहे हैं उसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। सो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल होंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको लिंक्स अवेलेबल नहीं हो रही है या लिंक्स वर्क नहीं कर रही है, तो आप हमारे जो चैनल है उस पर भी जाके देख सकते हैं। सिंस ये वीडियो अभी रिसेंटली पढ़ी है, तो इसी के आसपास जो है आपके लेटेस्ट वीडियोस में आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। एंड हम बात करते हैं अब इस वीडियो की। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी बुक का चैप्टर 3, जिसका नाम है विलियम कूपर्स ऑन द रिसेप्ट ऑफ माई मदर्स पिक्चर। सो ये पोएम वैसे तो काफी लेंदी पोएम है, क्योंकि ये एक लिरिकल एल्गी है। सो पहले हम पोएम को डिस्कस करने से पहले हम जरा हमारा जो पोएट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो जब हम विलियम कूपर की बात करते हैं तो ये एक ब्रिटिश पोएट है, टू बी एग्जैक्ट ये ब्रिटिश ट्रांजिशनल पोएट है। ट्रांजिशनल का मतलब हो जाता है कि लेट 1700s जो है, लेट 1700s, ठीक है, यानी कि 1750 के बाद का जो टाइम आता है वो आ जाता है ट्रांजिशनल। उसको हम लोग ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जब आप पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि ट्रांजिशनल पीरियड ये वो टाइम हो जाता है जब नियो क्लासिकल से हम लोग लिटरेचर जो है इंग्लैंड का वो स्विच कर रहा होता है रोमांटिसिज्म पे, ठीक है। नियो क्लासिकल से रोमांटिसिज्म पे जो स्विच हो रहा होता है उसको हम लोगों ने कहा था ट्रांजिशनल पीरियड। सो अब ट्रांजिशनल पोएट्स की खासियत क्या है? ट्रांजिशनल पोएट्स में आपको दोनों पीरियड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि कुछ पोएम्स ऐसी हों जिसमें न्यू क्लासिकल का टच हो, देन वहीं पे कुछ पोएम्स ऐसी होंगी जहाँ पे आपको रोमांटिसिज्म का टच देखने को मिलेगा। सो दोनों ही जनरेशंस का या दोनों ही पीरियड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका मिक्सअप आपको ट्रांजिशनल पोएट्स में देखने को मिलेगा। अगर हम विलियम कूपर के अलावा और किसी की बात करते हैं तो थॉमस कालरे भी जो है वो भी एक ट्रांजिशनल पोएट थे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी और का नाम याद आ रहा है जो ट्रांजिशनल पोएट है, आप उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कौन से पोएट्स थे जिन्हें ट्रांजिशनल पोएट अपने टाइम पे कहा गया था, उनके टाइम पे कहा गया था। एंड अब हम बात करते हैं हमारे विलियम कूपर की। तो विलियम कूपर जो है वो इंग्लैंड की सबसे आइकॉनिक उन्होंने हाइम्स लिखी थी। या हाइम्स जो है जो हमारे मंत्र, हिंदी में मंत्र होते हैं, इंग्लिश में हिंदी में श्लोक बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में हम लोग इन्हें श्लोक बोलते हैं, इंग्लिश में इन्हें हाइम्स बोला जाता है। सो भगवान की पूजा के लिए ये पोएम्स बहुत सारी लिखते थे एंड इन्हें रोमांटिक पोएट्री का प्रिकर्सर कहा गया है। प्रिकर्सर मतलब जो चीज पहले आई हो, ठीक है। रोमांटिक पोएट्री इसके आने से पहले इनके पोएम्स में आपको रोमांटिक एलिमेंट देखने को मिल जाएंगे। एंड यही चीज आ रहा था ट्रांजिशनल में कि भैया न्यू क्लासिकल के भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल जाते हैं एंड रोमांटिक पोएट्री के भी क्लासिक ट्रेट्स आपको देखने को मिल रहे थे, ठीक है। इसके अलावा एस.टी. कॉलरिज ने जो है इन्हें इनके टाइम का बेस्ट मॉडर्न पोएट कहा था। अब मॉडर्न का मतलब ये नहीं है कि वो करंट के पीरियड की बात कर रहे हैं, नहीं, वो अपने टाइम की बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप लोग स्कूल में ही कहते हो कि आज से 10 साल पहले की अगर हम बात ले लेते हैं तो आप कहोगे कि मेरे पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अगर मैं पर्टिकुलरली अपनी बात करूँ तो आज से 10 साल 15 साल पहले मैं कहूंगी कि मेरे पापा बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो मैंने 10 साल 15 साल पहले कहा, तब मैं बच्ची थी, वो अपने यंग एज पे थे। बट अगर मैं अभी देखूंगी तो मेरे पापा स्ट्रॉन्ग हैं, बट वो ओल्ड एज भी आ रही उन्हें, तो वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने वो अपने पीक एज पे थे, ठीक है। तो वैसे ही एस.टी. कॉलरिज ने जब उन्हें कहा कि ही इज द बेस्ट मॉडर्न पोएट, तो वो अपने टाइम पीरियड की बात कर रहे थे कि उस टाइम पीरियड पे जो है कूपर जो है वो बेस्ट मॉडर्न पोएट थे कॉलरिज के हिसाब से, ठीक है। एंड इनकी जब कूपर की जब पीक एज आई, यानी कि इनके करियर का सबसे जो अच्छा टाइम पीरियड आया, उसमें हर कोई कूपर की बुक्स को पढ़ रहा था। इट वाज अ मस्ट रीड पोएट, मस्ट रीड। एंड उसमें भी जो है इन्होंने अपनी सक्सेस जो है वो सेवरल डिकेड्स तक संभाला, ठीक है। ये नहीं था कि भैया 5 साल तक इनकी बुक्स चली हैं एंड उसके बाद रुक गई, नहीं, 10 साल 20 साल काफी सालों तक इनकी पोएम्स चली, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं इनके बारे में बात करते हुए। सो ही वॉज बोर्न इन नवंबर 1731 इन ब्रेकहेम्स्टेड। एक तरीके का आपका कह सकते हो ये मार्केट प्लेस है, ठीक है, मार्केट एरिया है। एंड सिटी का नाम है
हर्फोर्डशायर, ये एक टाउन का नाम है, ठीक है। एंड ये टाउन जो है ये इंग्लैंड में ही, इंग्लैंड का ही एक छोटा सा टाउन है, ठीक। एंड कूपर की जब हम बात करते हैं, इनकी फैमिली की बात करते हैं, तो इनके ही वाज द फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, फर्स्ट बॉर्न थे, सबसे बड़े थे। एंड इनके पेरेंट्स का नाम था एन डॉन एंड जॉन कूपर। एन डॉन इनकी मदर थी एंड जॉन कूपर इनके फादर थे, ठीक है। एंड इनके फादर जो थे वो एक रेक्टर थे। रेक्टर वो इंसान होता है, प्रीस्ट होते हैं एक तरीके के, जिन्हें एक पर्टिकुलर वो दे दिया जाता है, एरिया दे दिया जाता है कि आप इस एरिया के जो है लोगों को जो है वो प्रीचिंग करेंगे, क्राइस्ट की जो टीचिंग्स है वो आप उन्हें बताएंगे, ठीक है। अब एक चीज जो हुई थी कि इनकी इनकी फैमिली सेटअप में एक चीज जो हुई थी वो ये थी कि वैसे तो इनके 7 भाई बहन हुए थे, बट अडल्टहुड आने तक जो है सिर्फ कूपर और इनके यंगेस्ट ब्रदर जो थे, सिर्फ वही लोग अलाइव रह गए थे। यंगेस्ट ब्रदर का नाम था जॉन, ये 2 लोग अलाइव रह गए थे, बाकी जितने बच्चे थे वो सब जो है अडल्टहुड आने तक मर गए थे, ठीक है। एंड एक और चीज इनकी लाइफ में हुई थी वो ये थी कि 1737, यानी कि जब कूपर जो है 6 साल के थे, तब इनकी मदर की भी डेथ हो गई थी। एंड जब इनकी मदर ने जो है इनके छोटे भाई को बर्थ दिया, पैदा किया, उसके कुछ ही मंथ्स बाद जो है इनकी मदर की भी डेथ हो गई थी, ठीक है। एंड इनकी मदर की डेथ का इम्पैक्ट कूपर पे थ्रू आउट उनकी लाइफ पे पड़ा है, उस मोमेंट पे नहीं पूरी लाइफ पे पड़ा है। आप ये समझ सकते हो कि उन्होंने पूरी एक पोयम लिखी है अपनी मम्मा को डेडिकेट करते हुए, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड इस पोयम को जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो अपनी मम्मा से कितना ज्यादा प्यार करते थे, एंड वो इनकी मदर जो है इनकी लाइफ में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी, ठीक है। नॉर्मल केस में ये होता है कि जब मम्मा की मतलब मदर की डेथ हो जाती है तो बच्चे बहुत नेग्लेक्टेड फील करते हैं, कोई ध्यान रखने वाला नहीं रहता, बट कूपर के केस में ऐसा नहीं था। कूपर की काफी सपोर्टिव फैमिली थी, उनके रिलेटिव्स काफी सपोर्टिव थे, सो कूपर को संभाला है उनके सारे रिलेटिव्स ने, एंड कूपर ने काफी अच्छे रिलेशन रखे हैं कई सारे रिलेटिव्स से, स्पेशली इनके जो मैटरनल अंकल मामा को कहते हैं, ठीक है। मैटरनल अंकल जो थे उन्होंने ही कूपर के अंदर लिटरेचर का जो पैशन है, लिटरेचर की जो उनकी चाह थी वो जगाई थी, ठीक है। एंड इनकी जो फैमिली थी, यानी कि इनके जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने ही इनको बुक्स और पढ़ाई जो भी था वो उन्होंने ही किया था। एंड इनकी जो फर्स्ट बुक, या आप कह सकते हो जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल बुक इनके ऊपर रही है अर्ली एजेस पे, वो राइटर रहे हैं जॉन जॉन बनेन, ओके। अब अब ये तो हो गई इनकी फैमिली की बात, ठीक है। इनके एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो एट द एज ऑफ 6 इन्होंने अपना एजुकेशन स्टार्ट किया एक लोकल बोर्डिंग स्कूल में जिसका नाम था डॉक्टर पिट्समैन, ठीक है। एंड वहां पे थ्रू आउट द टाइम पीरियड इन्होंने कई बार अपने इंस्टीट्यूशन चेंज किए, स्कूल्स चेंज किए, ठीक है। अल्टीमेटली जो है इन्होंने एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया जिसका नाम था वेस्टमिनिस्टर स्कूल, एंड यहाँ पे उन्होंने अपनी प्रॉपर पढ़ाई की। एंड यहाँ पे जो है इनका सबसे ज्यादा जो फोकस रहा है, आप कह सकते हो एक तरीके से वो डिवोटेड हो गए थे, वो था सब्जेक्ट लैटिन। एंड इसके अलावा होमर के जितने वर्क्स थे उन पे इनका फोकस था। अच्छा, होमर कौन था, ये क्वेश्चन आप लोग के माइंड में आना चाहिए, होमर कौन था। सो होमर जो है ये एक ग्रीक फिलोसफर थे, एंड इनके जिन्होंने भी फिलोसफी की है या जो फिलोसफी पढ़ रहे हैं वो होमर के बारे में डेफिनेटली पढ़ेंगे। एंड नॉर्मल केसेस में आपको होमर के बारे में पढ़ना चाहिए, काफी अच्छे वर्क्स उनके रहे हैं, ठीक है। सो हम वापस आते हैं कूपर की लाइफ पे। होमर का जो इम्पैक्ट था वो इनकी लाइफ में थ्रू आउट रहा है, इनकी पोएम्स में भी होमर का इम्पैक्ट रहा है, इन्फ्लुएंस रहा है। इसके अलावा एक सर्टेन एज पे आने के बाद जो है कूपर ने होमर का जो ट्रांसलेशन था, होमर के वर्क्स का जो ट्रांसलेशन था वो भी इन्होंने किया था। एंड ये जो ट्रांसलेटेड वर्क था कूपर का, इसको वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स, ट्रांसलेटेड वर्क्स माना जाता है। एंड इस वर्क को जो है अलेक्जेंडर पोप के जो ट्रांसलेशंस थे उसके बाद रखा जाता है। अलेक्जेंडर पोप के जो ट्रांसलेशंस थे उनको बहुत माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है लिटरेचर में भी एंड फिलोसफी में भी। सो अलेक्जेंडर पोप के बाद अगर किसी और के ट्रांसलेशन, होमर के ट्रांसलेशंस को इंपॉर्टेंट माना जाता है तो वो आ जाता है हमारे विलियम कूपर। सो जब इनकी वेस्टमिनिस्टर से इनकी पढ़ाई खत्म हो गई तो इवेंचुअली इन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया जिसका नाम था मिडिल टेम्पल, एंड ये लंदन में ही था। एंड यहाँ से जो है इनका एम था कि वो लॉ की डिग्री अटेन करेंगे, ठीक है,
लॉ की डिग्री के इरादे से इन्होंने इस स्कूल को ज्वाइन किया था, इस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया था। बट थ्रू आउट हिज स्टडीज जो है इनकी स्टडी जो है वो बीच में ही रुक गई थी एंड इन्हें अपने अंकल के यहाँ जाना पड़ा था एंड वहाँ पे ये काफी टाइम तक रहे। एंड इसी ड्यूरेशन में इन्हें इनकी कजिन जिनका नाम था थियोडोरा कूपर, उनसे प्यार हो गया था। एंड भाई कजन्स के बीच में प्यार हुआ है, ठीक है, दोनों को एक दूसरे से। सो ऑब्वियसली बात है कि इट्स अ स्कैंडल, घर के बड़े कभी नहीं मानेंगे। सो थियोडोर के जो फादर थे यानी कि कूपर के जो अंकल थे एशली कूपर, उन्होंने ये रिलेशन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया एंड इवेंचुअली जो है 1755 में इनका रिलेशन जो है वो एंड हो गया था। एंड अब आप इसका अंदाजा लगाइए कि ये थियोडोरा से कितना प्यार करते थे कि इन्होंने थियोडोरा के लिए सीरीज ऑफ पोएम्स लिखी थी जिसको इन्होंने डेलिया नाम से पब्लिश कराया था, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप का जो ब्रेकअप हुआ है इससे ये थोड़ा सा ही उभरे थे कि इसके नेक्स्ट ईयर यानी कि 1756 में जो है इनके फादर की भी डेथ हो गई थी एंड इसका इम्पैक्ट जो है कूपर के ऊपर और ज्यादा बढ़ा है। लाइक रिलेशनशिप में भी फेल हो गए, फादर की भी डेथ हो गई, तो ये काफी ज्यादा डिस्टर्ब उस टाइम पीरियड पे रहने लगे थे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने अपनी स्टडीज कंटिन्यू की किसी तरीके से एंड जब इनकी स्टडीज कंप्लीट हो गई तब इन्होंने एक जर्नल कंपनी थी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहां पे इन्होंने क्लर्क का काम करना शुरू किया। एंड ये भी हो गया कि पापा की डेथ हो गई एंड फाइनेंशियली भले ही इनके पास एक पापा ने इनके लिए चीजें छोड़ी हैं बट एक मंथली इनकम तो चाहिए होगी, तो उस इरादे से इन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। एंड उसमें भी इनके रिलेटिव्स ने हेल्प की थी, लाइक जुगाड़ लगा के इनकी जॉब दिलाई गई थी, ठीक है। इनको जो जॉब मिली थी वो जुगाड़ से मिली थी। एंड इसमें भी क्या था कि इनका काम था कि इनको टेस्ट लेना है एंड चीजों को ध्यान से रखना है। बट इनका जो जॉब पे प्रेशर था, जॉब में जो इन पे प्रेशर आ रहा था वो बहुत ज्यादा हो गया था एंड इवेंचुअली जो है इनको सिर्फ अपनी जॉब की वजह से सीरियस डिप्रेशन और मेंटल इनस्टेबिलिटी हो गई थी। एंड एक टाइम पीरियड आ गया था जहाँ पे इन्होंने सुसाइड भी कमिट किया था। एंड इसी वजह से जो है इन्होंने आखिर में डिसाइड किया हेल्प लेने की, ट्रीटमेंट लेने की। एंड ये आप कह सकते हो एडमिट हो गए थे या इनको इनरोल कर लिया गया था नाथलन कॉटन कॉलेजम इंसेनोरम। ये एक मेंटल असाइलम है, यानी कि पागल खाना है, ठीक है। एंड ये पागल खाना कहाँ पे है? ये पागल खाना है आपका सेंट एल्बनस पे। सो ये काफी टाइम तक वहां पे रहे, उसके बाद वो वहां से डिस्चार्ज हुए। जब वो हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज हुए हैं उसके बाद ये हंटिंगडन चले गए हैं और वहां पे ये अनवन फैमिली थी उनके साथ रहने लगे थे। अनवन फैमिली में मेजर 2 लोग थे। फर्स्ट वॉज रेवरेंड मॉर्ले अनवन एंड इनकी वाइफ मैरी अनवन। सो दोनों काफी अच्छी दोस्ती हो गई कूपर और मॉर्ले की एंड ओवरऑल इनकी फैमिली के साथ इनकी दोस्ती हो गई थी। इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि कुछ टाइम तक तो ये इनके साथ रहे एंड उसके बाद ये इन्हीं की फैमिली के साथ शिफ्ट भी कर गए थे ओलन में, ठीक है। एंड कूपर ओलन जब गए तो वहां पे उनकी मुलाकात हुई रेवरेंड जॉन न्यूटन से। एंड जॉन न्यूटन ने जो है इनपे आप कह सकते हो इन्फ्लुएंस डाला या इनको हेल्प करने के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा कि एक हाइम बुक बनाइए जिसका नाम जिसमें आपकी जो हाइम्स है वो रखी जाएंगी। एंड इस कलेक्शन का नाम रखा गया ओलन हाइम्स। एंड ये बुक इंस्टेंटली पब्लिश नहीं हुई थी, ये बुक आगे जाके 1779 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। अब इस बुक में कौन कौन सी पोएम्स इंक्लूड की इन्होंने? तो इस बुक में इन्होंने लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस पब्लिश की थी, ठीक है। ये कुछ पोएम्स हैं जो इस बुक की हैं जो ज्यादा फेमस हुई, ओके। लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस, ओ फॉर अ क्लोजर वॉक विथ गॉड, God moves in mysterious ways. Hark, my soul, it is the Lord. Praise the fortune of fortune open. So ये सारी पोएम्स जो हैं ये इन्होंने अनवन फैमिली के साथ रहते हुए ओलन में लिखी थी, ठीक है। अब इसी के कुछ टाइम बाद जो है मॉर्ले अनवन की डेथ हो गई थी। एक आप कह सकते हो उनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया था हॉर्स राइडिंग में जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। एंड इसके बाद मैरी अनवन जो है वो विडो हो गई एंड वो और कूपर दोनों लोग साथ में रहने लगे। एंड टू सम एक्सटेंट कूपर जो है वो मैरी के साथ अपना एक फ्यूचर देखने लगे थे, ठीक है। बट एज सच कुछ हुआ नहीं था दोनों के बीच में, बस उन्होंने फ्यूचर ही देखा था, ठीक।
एक आप कह सकते हो कि एक रोमांटिक इंटरेस्ट कूपर के मन में आ गया था। ठीक। अब इसके बाद 1773 में जो है कूपर को फिर से एक मेंटल अटैक आया, एक सीवियर अटैक आया, जिसमें उन्हें ये लगने लगा कि दैट ही इज डूम्ड एंड ही इज गोइंग टू हेल, एंड इस वजह से वो अपनी फिर से उनको इच्छा होने लगी थी कि मैं खुद को मार लेता हूँ, मैं खुद को खत्म कर लेता हूँ। एंड इस ड्यूरेशन में, इस चैलेंजिंग टाइम में मैरी अनविन ने इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। एंड जब वो ठीक हो गए तब कूपर जो है वो लंदन शिफ्ट हो गए थे, एंड वहां जाके उन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे। सबसे ज्यादा फेमस जो इस टाइम पीरियड का इनका वर्क था वो था एक सटायर जिसका नाम था द प्रोग्रेस ऑफ एरर्स। ठीक है। एंड अब ये एक टाइम पीरियड आ गया है, लाइक 1782 का एक ऐसा टाइम पीरियड आ गया है, या इसके आगे का एक ऐसा टाइम पीरियड आ गया है जहाँ पे कूपर अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी डील कर रहे थे एंड उसके साथ वो लिख रहे थे चीजें। ठीक है। सो इस ड्यूरेशन में इन्होंने कई सारी चीजें लिखी हैं। सबसे फेमस जो इनकी गई है वो थी एक बैलेड जिसका नाम था द जर्नी ऑफ जॉन गिल्पिन, एंड ये पब्लिश हुई थी 1783 में। एंड इस टाइम पीरियड के बाद या इसी के कुछ टाइम बाद जो है इन्हें रियलाइज हुआ कि इन्हें किसी तरीके से स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, या ये मेंटली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये फिर से मैरी अनविन के पास वापस चले गए थे नॉर्फलॉक पे। ठीक है। एंड ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब मैरी खुद भी मेंटल इश्यूज से डील कर रही थी। शी हैड हर ओन हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ इशू भी था एंड फिजिकल हेल्थ इशू भी था, एंड इवेंचुअली 1792 में मैरी की भी डेथ हो गई। एंड इनकी डेथ के बाद कूपर फिर से उनका मेंटल हेल्थ इशू और स्टार्ट हो गया। एंड मैरी की डेथ के बाद इनका जो मेंटल इशू था या डिस्पेयर जो था वो खत्म ही नहीं हुआ, वो इनके साथ थ्रू आउट इनकी लाइफ रहा है। ठीक है। एंड इस स्ट्रगल के ही दौरान जो है इन्होंने होमर का ट्रांसलेशन करना स्टार्ट किया था एंड उसी को उन्होंने पब्लिश करा था। एंड ये बात तो मैंने बता ही दी कि इनका जो ये जो पब्लिकेशन इन्होंने किया था होमर का ट्रांसलेशन का, ये अलेक्जेंडर पोप के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट माना जाता है। एंड इसी टाइम पीरियड में इन्होंने एक डार्क पोएम भी लिखी थी। डार्क पोएम मतलब वो थोड़ी सैड और आप कह सकते हो कि डार्कर टोन्स या सीरियस इश्यूज को डील करी थी, जिसका नाम था द कास्ट अवे। ओके। एंड इवेंचुअली इनकी लाइफ में ऐसी चीजें चलती रही एंड इवेंचुअली इन अप्रैल 1800 कूपर को जो है ड्रॉपसी हो गया। ड्रॉपसी एक लिवर डिजीज है। ठीक है। वो हो गया लिवर डिजीज है जिसकी वजह से इनकी पूरी स्किन में स्वेलिंग आने लगी, स्किन के नीचे स्वेलिंग आने लगी, पेन होने लगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिजीज ही डाइड। ओके। एंड इनकी बॉडी को जो है, आप इनकी बॉडी भी नहीं, इनकी जो आप कह सकते हो इनका जो टूम बनाया गया, इनका जो इनकी जो कब्र बनाई गई वो सेंट थॉमस ऑफ कैंटरबरी में बरी कर दिया गया था इन्हें। ठीक है। एंड इसके अलावा एक चीज जो खास हुई इनके लिए वो ये थी कि वेस्टमिनिस्टर एबी में एक विंडो है जहाँ पे कई सारे पोएट्स के नाम लिखे जाते हैं। वहां पे इनका नाम भी एज अ इनको ऑनर करने के लिए ये नाम भी, इनका नाम जो है वहां पे लिखा गया था। अच्छा, वेस्टमिनिस्टर एबी आप याद रखिएगा, वेस्टमिनिस्टर एबी का एक स्पॉट है जिसको पोएट्स कॉर्नर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एंड यहाँ पे अगर कोई पोएट बरी हो रहा है देन इट्स अ बिग डील। ठीक है। सो कुछ पोएट्स जो बरी हुए हैं यहाँ पे वो आ जाते हैं। चौसर यहाँ पे बरी हुए हैं। ठीक है। एंड जॉन डन यहाँ पे बरी हुए हैं। ऐसे बहुत सारे पोएट्स हैं जो यहाँ पे बरी हुए हैं। आप कह सकते हो ये एक रिस्पेक्ट की बात हो जाती है कि इन्हें वेस्टमिनिस्टर एबी में इनका नाम है। ओके। अब इनकी थ्रू आउट हिज लाइफ इन्होंने अपना जो इनका करियर था वो तो इन्होंने एंजॉय किया, बट इनके डेथ के बाद भी जो है इनको रिकग्निशन दी गई दैट ही इज द ग्रेटेस्ट लेटर राइटर। एंड इनका पूरा कंपाइलेशन, जो भी लेटर्स इन्होंने लिखे थे उसका एक कंपाइलेशन 1823 में पब्लिश भी हुआ था। एंड इसके बाद जो है 1837 में रॉबर्ट साउथी ने जो है इनकी जो बायोग्राफी थी वो पब्लिश की थी जिसका नाम था द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ कूपर। ओके। सो ये थे हमारे पोएट विलियम कूपर। एंड अब हम चलते हैं हमारी पोएम ऑन द रजिस्टर ऑफ माई मदर्स पिक्चर। अच्छा, इस पोएम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी कुछ की पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं कि ये पोएम जो है उन्होंने अपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो क्लियर ही हो रहा है कि भैया मम्मी के लिए लिखी है, मदर के लिए लिखी है। ठीक है। हिज मदर, माई मदर नहीं, हिज मदर, उन्होंने अपनी मदर के लिए लिखी है। एंड ये सीन क्या हुआ था कि 52 ईयर्स, मम्मा के डेथ के 52 ईयर्स बाद जो है इन्हें एक
पेंटिंग मिली थी, ठीक है, जो कि इनकी मदर की थी एंड वो इनकी कजन थी। चलिए अब हम चलते हैं हमारी पोयम ऑन द रिसेप्ट ऑफ माई मदर्स पिक्चर। एंड पोयम का मेन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पोयम के हम देख लेते हैं। पहला आ जाता है कि ये पोयम जो है इन्होंने अपनी मदर के लिए लिखी है, ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, माई मदर्स पिक्चर की बात हो रही है तो मदर के लिए लिखी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि ये जो इन्होंने लिखा है ये एक पेंटिंग थी जो कि इन्हें 52 ईयर्स बाद मिली थी, ठीक है, 52 ईयर्स बाद he got to see a painting of his mother, ठीक है, पेंटिंग ऑफ हिज मदर, जिसको देख के उन्हें इनकी मम्मा की याद आनी शुरू हुई एंड इन्होंने ये पोएम लिखने का डिसीजन लिया। अब ये पेंटिंग जो है इनकी एक कजन थी जिनका नाम था एन बोथाम, ये कजन है इनकी, ठीक है। इन्होंने जो है ये पेंटिंग पोएट को दी थी कि आपकी ये मदर की पेंटिंग है, आप इसे अपने पास रखें एंड यू कैन रिमेम्बर योर मदर, ठीक है। तो पेंटिंग को देख के उन्हें मम्मी की याद आई एंड उन्हें हर चीज उन्होंने याद आई एंड हर वो चीज जो है इन्होंने इस पोएम में मेंशन भी किया है। एक और चीज, अब मैंने कहा कि भैया 52 ईयर्स बाद, मम्मी की डेथ के 52 ईयर्स बाद, एंड मम्मी की डेथ जब हुई थी तब पोएट जो है वो 6 ईयर्स के थे। तो जब पेंटिंग मिली है तो पोएट जो है वो 52 ईयर्स ओल्ड थे, सॉरी 58 ईयर्स ओल्ड थे, 58 ईयर्स के थे तब उन्होंने ये पोएम लिखी है अपनी मम्मा के लिए उनकी एक पेंटिंग देख के, ठीक है। कुछ और की पॉइंट जल्दी से हम देख लेते हैं। वो आ जाता है कि पोएम की जब हम बात करते हैं तो पोएम जो है ये एक लिरिकल एल्गी है ये, ठीक है। इससे जो है हीरोइक कपलेट में लिखा गया है, ठीक है। हीरोइक कपलेट का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, फिर से बता दे रही हूँ। हीरोइक कपलेट जब इम्बियानिक पेंटामीटर को 2 लाइंस में किया जाता है या 2 कंटिन्यूअस लाइंस ऐसी हो जिन्हें इम्बियानिक पेंटामीटर में लिखा जाए, उसको हम बोलते हैं हेरोइक कपलेट। एंड अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है कि इम्बियानिक पेंटामीटर क्या होता है, जब शॉर्ट सिलेबल और के बाद जो है लॉन्ग सिलेबल आ रहा हो, एंड ये तो मीटर हो गया कि शॉर्ट सिलेबल के बाद लॉन्ग मीटर आ रहा है, सॉरी शॉर्ट सिलेबल के बाद लॉन्ग सिलेबल आ रहा है, ठीक है। अब कितनी बार आएगा वो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ वो डिसाइड करेगा। 5 टाइम्स आ रहा है तो पेंटामीटर हो जाएगा, 3 टाइम्स आ रहा है तो इम्बियानिक ट्राइमेस्टर हो जाएगा, 4 टाइम्स आ रहा है तो इम्बियानिक टेट्रामीटर हो जाएगा। इम्बियानिक का मतलब हो गया शॉर्ट सिलेबल के बाद लॉन्ग सिलेबल आ रहा है, एंड कितनी बार वो आ रहा है वो यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा वो डिसाइड करेगा, एंड मीटर ऑब्वियसली एक मीटर की बात हो रही है इसलिए आ जाएगा, ठीक है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कि कितनी लाइंस है तो टोटल इसमें 121 लाइंस है, ठीक है, 121 लाइंस है। प्रॉपर कोई मतलब स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि हर स्टैंजा जो है वो डिफरेंट लाइंस का है। एंड अगर हम बात करते हैं राइमिंग स्कीम की तो राइमिंग स्कीम जो है वो बहुत इजीली पहचानी जा सकती है। बस क्या करना है, लास्ट के लेटर्स को हमें देखना है, लास्ट के लेटर्स देख के आपको खुद समझ में आ जा रहा होगा कि कौन सा साउंड आ रहा है, ठीक है। पास्ट, लेट, सी, मी, से, अवे, आइज, इमोर्टलाइज, क्लेम, सेम। सो आई होप आपको राइमिंग स्कीम समझ में आ गई होगी। राइमिंग स्कीम आइडेंटिफाई करना मैंने आपको बता दिया है, एंड अगर आपको समझ में आ गया है तो उसे कमेंट बॉक्स में करके आप बताइएगा कि इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है, ठीक है। एंड कोशिश कीजिएगा कि पोएम में अगर आपको कोई लिटरेरी डिवाइस दिखता है आप उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि पोएम लंबी है एंड लिटरेरी डिवाइसेस बहुत सारे हैं तो मैं सारे लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस नहीं कर पाऊंगी आपके साथ, ठीक है। सो अगर कोई लिटरेरी डिवाइस बाय चांस मुझसे मिस हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है जो मुझसे मिस हो गया, ओके। अब हम चलते हैं हमारे मेन एक्सप्लेनेशन पे एंड स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। अभी हम स्टार्ट करते हैं पोएम की 10 लाइन्स के साथ। तो देखते हैं क्या है लाइन्स। Oh, that those lips had language. Life has passed with me, but roughly since I heard the last, thy last, thy, you, ठीक है। ये भी योर है, ठीक है। एंड एक जगह आपको कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा दाइन, ठीक है, ये भी योर है, ठीक है। दाइन जो है वो पोजेशन को शो करता है, ठीक है, ये पोजेशन शो नहीं करेगा, बस दोनों में यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को ही योर बोला जाता है, ठीक है। दो लाइंस लेके चलते हैं। तो फर्स्ट लाइन जो है वो बोल रहे हैं कि उन्होंने पेंटिंग देखी है, इतने सालों बाद पेंटिंग देखी है। आप ये समझे कि किसी इंसान को आपने 52 ईयर्स तक ना देखा हो,
ठीक है, 52 ईयर्स बाद आपको बस उसकी एक पिक्चर देखने को मिले, कैसा लगेगा? और वो इंसान आपकी मदर हो, ठीक? सो अभी से पोएट जो है उसी फीलिंग में है कि उन्होंने अपनी मदर को 52 ईयर्स बाद देखा है, ठीक है? सो ही इज़ वेरी इमोशनल, ही इज़ वेरी सेंटिमेंटल एंड उन्हें जितनी भी मेमोरीज़ उन्होंने, ज़्यादा मेमोरीज़ तो है नहीं क्योंकि सिर्फ 6 साल टाइम स्पेंड किया उन्होंने, जितनी भी मेमोरीज़ उनके पास हैं उनकी मदर की, ठीक है? वो इन्होंने इस पोएम में डिपिक्ट करने की कोशिश की है। सो लाइन थी, ओ दैट दोज़ लिप्स हैड लैंग्वेज। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी उस पेंटिंग को देखा, ठीक है? एंड वो पेंटिंग छोटी सी नहीं है, वो पेंटिंग बड़ी सी है, लाइक इतना बड़ा मेरा ये बोर्ड है, आप मान लो कि इतनी बड़ी पेंटिंग है वो, ठीक है? सो उन्होंने सबसे पहले उस पेंटिंग को देखा एंड पेंटिंग को देखते उनकी नज़र जो है वो उनकी मम्मी की फोटो पे गई एंड रीज़न ये कि उनकी स्माइल जो है वो बहुत ही कामिंग थी, ठीक? तो उन्होंने सबसे पहले उनके फोटो को देखा एंड उन्होंने सबसे पहली लाइन बोली कि एक टाइम था जब ये जो होठ है यानी कि मेरी माँ जो है वो बोलती थी चीज़ें, ये होठ जो है वो बोलते थे पहले। एंड डिस्क्रिप्शन से आपको ये एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि पोएम जो है पेंटिंग जो है वो बहुत ही रियलिस्टिक बनाई गई है, ठीक है? जितनी रियलिस्टिक उस टाइम पीरियड पे हो सकती थी उतनी रियलिस्टिक इस पेंटिंग को बनाया गया, ठीक है? सो ही जस्ट सेज कि ये पेंटिंग जो है पहले बोल सकती थी। हार्ड लैंग्वेज इसका मतलब ये नहीं कि इस पेंटिंग की खुद की एक भाषा थी, नहीं नहीं, ये एक भाषा बोल सकती थी, ठीक है? एंड लैंग्वेज को कई बार जो है हम लोग बोलने से या आपका जो मदर टंग होता है उससे रेफर करते हैं, ठीक है? सिनोनिम्स की तरह हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो होठ है वो एक टाइम था जब ये होठ जो है वो बोल सकते थे एंड उसके बाद जो है लाइफ बीती है मेरी, एंड मेरी लाइफ कैसे बीती है, बहुत ही रफली बीती है, मतलब दुख दुख दर्द से भरी हुई बीती है जब से मैंने तुम्हें सुना है। जस्ट जब मैंने लास्ट टाइम तुम्हें सुना था यानी कि अपनी मम्मी को सुना, मम्मी की आवाज़ जो है मैंने सुनी थी, तब से लेके आज तक जो है लाइफ मेरे साथ बहुत ही रफली बीती है। रफली बीती है मतलब बहुत ही हार्ड बीती है, बहुत ही मुश्किलों और कठिनाइयों से भरी हुई बीती, ठीक है? आगे की लाइन देखते हैं। दोज लिप्स आर दाइन, thy own sweet smile I see, the same that oft in childhood solace me. Voice only fails, else how distinct they say, grieve not my child, chase all thy fear away. सब क्या हो रहा है कि वो कह रहे हैं ये होठ तुम्हारे ही हैं, मतलब पेंटिंग में होठ देख के वो श्योर हो जा रहे हैं ये उनकी मम्मी के ही होठ है, पेंटर ने कोई गलती नहीं की है, ठीक है? इज वेरी श्योर ये जो होठ है वो इनकी मम्मी के ही हैं एंड ये ऐसे हैं जो पहचान कैसे पा रहे हैं कि उस उनके जो होठ है, उस पेंटिंग में जो होठ है वो उसकी स्माइल से वो पहचान जा रहा है, उन्हें उनकी मम्मी की स्माइल, ठीक है? एंड ये वही स्माइल है जो मुझे बचपन में शांत कर देती थी, सुकून पहुंचा देती थी। जब आप डरे हुए होते हैं आप सबसे पहले बचपन में ये होता था कि भाई अगर हम डरे हुए हैं तो सबसे पहले हम भाग के मम्मी के पास जाते हैं, ठीक है? नॉर्मल केसेस में ये होता है, सबसे पहले हम मम्मी के पास जाते हैं, अगर मम्मी अवेलेबल नहीं होती है तो हम घर में किसी और बड़े के पास जाते हैं, बट सबसे पहला हमारा फोकस हमारी मम्मी पे होता है, ठीक है? तो वही चीज़ वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये वो स्माइल है जो मुझे सुकून पहुँचाती थी अगर मुझे बचपन में कोई प्रॉब्लम होती थी, ठीक है? इसके आगे कह रहे हैं वॉइस ओनली फेल्स एल्स हाउ डिस्टिंक्ट दे से। अब वो पेंटिंग इतनी ज़्यादा उनको रियल लग रही है कि भैया वो, उन्हें लग रहा है कि वो पेंटिंग उनसे बात कर रही है, वो सुन पा रहे हैं अपनी माँ की आवाज़। बस प्रॉब्लम क्या हुई है कि आवाज़ नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही है, बाकी उस पेंटिंग को देख के उन्हें लग रहा है कि ये पेंटिंग अभी बोल देगी। क्या बोल देगी? कि बेटा परेशान मत हो, जो भी तुम्हारी परेशानी है उन्हें भगा दो, परेशान मत हो तुम, ठीक है? ग्रीव नॉट माई चाइल्ड, चेस ऑल दाई फेयर्स अवे। जितनी भी तुम्हारी परेशानी है उन सबको भगा दो, हटा दो, और तुम परेशान मत हो, तुम ग्रीफ मत करो, रो मत, ठीक है? आगे की लाइन देखते हैं। द मीक इंटेलिजेंस ऑफ दोज डियर आईज, यहाँ से हेयर शाइन्स ऑन मी स्टिल द सेम। ये दो लाइंस को कनेक्ट करी हूँ, फिर मैं ब्रैकेट की लाइंस को एक्सप्लेन करूंगी। सो इनकी जो इंटेलिजेंस है या इनकी जो कामनेस है, अब देखो मदर्स के साथ यूजुअली जब हम कैरेक्टरिस्टिक कोई कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? काइंडनेस होता है, केयर होती है, नर्चरिंग कैरेक्टर होता है, ठीक है? तो वो सब उनको इनकी आंखों में जो है इंटेलिजेंस दिख रही है, कामनेस दिख रही है,
एक विज़डम के साथ जो बच्चों को सँभाला जाता है, प्यार से बच्चों को सँभाला जाता है, वो उन्हें उस पेंटिंग की आँखों में दिख रहा है एंड वो अभी भी जो है वैसे ही चमक रहा है जैसे आज से 52 इयर्स बाद पहले चमकता था, ठीक है? उस पेंटिंग में उनकी आँखें वही एक्सप्रेशन रखी हुई हैं, जो एक्सप्रेशन आज से 52 इयर्स पहले थे। अब मैं बात करती हूँ ये ब्रैकेट वाली लाइन्स की। Thy be the art that can immortalize, the art that befills time's tyrannic claim to quench it. ठीक है? अब इस लाइन में वो उस पेंटर की तारीफ कर रहे हैं, हाँ, उस पेंट की तारीफ कर रहे हैं। आप कह सकते हो कि एज अ ये जो ड्राइंग और पेंटिंग ये जो ड्राइंग और पेंटिंग ये जो आर्ट फॉर्म है ना, वो उसकी तारीफ कर रहे हैं कि सिर्फ ये पेंटिंग या ड्राइंग ही एक ऐसा आर्ट है जो चीजों को इनमॉर्टलाइज कर सकता है। इनमॉर्टलाइज मतलब अमर बना सकता है, ठीक है? अमर बना सकता है, इनमॉर्टलाइज कर देता है एंड ये सिर्फ यही एक आर्ट है जिसकी वजह से कोई भी टाइम का जो टेरनी है, ठीक है? टाइम क्या होता है? वो हर चीज़ को खा जाता है, हर चीज़ को खत्म कर देता है, ठीक है? टाइम का ये जो बुरा रूल है ना, मतलब जैसे एक टायरेंट होता है, वो अपना मनचाहा करता है, उसको किसी की नहीं पड़ी। वैसे ही टाइम भी तो है, टाइम हर चीज़ को खराब कर देता है। जहाँ चीज़ें टाइम आती है, जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, चीज़ें खराब होती जाती हैं, एक पॉइंट आता है, हर चीज़ खत्म हो जाती है, ठीक? तो हर चीज़ खत्म हो जाती है, हर चीज़ को टाइम आप कह सकते हो कि वो खराब कर देता है या खत्म कर देता है, उसको क्वेंच कर लेता है, ठीक है? पी लेता है, ठीक है? बट आर्ट फॉर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ को मॉडलाइज़ कर सकती है, तारीफ़ करते हुए बोल रहे हैं एंड इसी आर्ट फॉर्म ने जो है मेरी मम्मी की पेंटिंग को इमॉर्टलाइज़ कर दिया, मेरी मम्मी को इमॉर्टलाइज़ कर दिया, ठीक है? अब थोड़े से इस स्टैन्ज़ा के जो मुझे लिरिकल डिवाइस जो मुझे ईज़िली दिख रहे हैं, मैं वो बता देती हूँ। स्वीट स्माइल, ठीक है? टाइम्स टायरनी एंड आप ये भी ले सकते हो लिप्स लैंग्वेज, ठीक है? ये तीनों आपके एलिट्रेशन, ठीक है? एलिट्रेशन है, रीजन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है? स, ट, ल, रिपीट हो रहा है एंड यही चीज होता है एलिट्रेशन में कि आपके जो भी कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है? इसके अलावा इसे जो है आप मेटाफर भी मान सकते हो, ठीक? इसे मेटाफर भी क्लेम किया जा सकता है क्योंकि इन्होंने टाइम को जो है वो एक टेरेंट बता दिया है कि वो टेरेनिक क्लेम कर रहा है, ठीक है? टाइम को वो टेरेनिक क्लेम बता रहे हैं। टाइम जो है वो एक ह्यूमन एक्शन कर रहा है, एक टेरेनिक क्लेम कर रहा है। जैसे एक टायरेंट बिहेव करता है, वो टाइम वैसे बिहेव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये मेटाफर हो जाएगा। ओके? सो स्टूडेंट्स, हमारा जो डिस्कशन है इस पोएम का, इसको हम लोग यहीं पे पॉज़ करते हैं। इसके आगे की जो लाइन्स है हमारी, यानी कि 11 के आगे की जो लाइन्स है उसको हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको आगे और मिलता रहेगा। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ चैप्टर 3 तक का डिस्कशन किया है, इसके आगे के डिस्कशंस भी होंगे अभी आपके। एंड ये बुक अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो ये बुक जो है आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से, अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका पीडीएफ या ई-बुक वर्ज़न चाहते हैं तो वो आप हमारे गूगल प्ले बुक से परचेज़ कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।